हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। हमने अपनी पहले वीडियो में इसका हाफ पार्ट कवर कर लिया था। नेक्स्ट हाफ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हमने पहले क्या पढ़ा था थोड़ा सा जान लेते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, डेट्स का क्या इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री में। सेकेंड पार्ट पढ़ा था हमने इसमें विच डेट्स, यानी किस डेट को एज अ हिस्ट्री कंसीडर किया जाए, किस डेट्स को हम याद रखें। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा हाउ डू वी पीरियडाइज, यानी हम अपनी हिस्ट्री को किस तरीके से पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। जैसे पहले हिंदू मुस्लिम यानी ब्रिटिश पीरियड्स में डिवाइड किया गया, उसके बाद जो जनरल अंडरस्टैंडिंग बनी वो थी एंशियंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न के हिसाब से। फिर नेक्स्ट टॉपिक था व्हाट इज़ कॉलोनियल, कॉलोनियल कहते किसको हैं, उपनिवेशवाद। अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे हाउ डू वी नो, यानी हम अपने इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में किस तरीके से जान पाते हैं। What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? भारत का 250 साल पुराना इतिहास के बारे में इतिहासकार कैसे जान पाते हैं, हिस्टोरियन कैसे जान पाते हैं, किन सोर्सेज से जान पाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, यानी ब्रिटिशर्स के टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, सरकारी कामकाज होता था, उसमें रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस किए जाते थे, यानी जो भी काम वो करते थे उसका लेखा जोखा रखते थे। वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज़ दैट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जो सबसे इम्पोर्टेंट एक सोर्स ये था कि ऑफिशियल रिकॉर्ड होता था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में। जो ब्रिटिश शासन था उसमें जितना भी काम होता था उसको ऑफिस में रिकॉर्ड करके रखा जाता था ताकि बाद में उस पर डिस्कशन, डिबेट्स किया जा सके। द ब्रिटिशर्स बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पोर्टेंट। ब्रिटिशर्स का मानना था कि जो एक्ट ऑफ राइटिंग है यानी लिखने का अधिकार है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। उनका मानना था कि जितना भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी प्लान या पॉलिसी है, कोई भी डिसीज़न, फैसला लिया जा रहा है, कोई भी एग्रीमेंट यानी समझौता है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी जांच, जैसे उन सब को लिखना ज़रूरी है। Once this was done, things could be properly studied and debated. जब ये सारी चीज़ें लिख ली जाएंगी तभी किसी भी चीज़ पर अच्छे से स्टडी की जा सकती है, उस पर वाद विवाद, बहस की जा सकती है किसी भी मुद्दे पर। जब तक कोई चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होगा हम उस पर बोल नहीं सकते। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। इस कन्विक्शन ने एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर में यानी सरकार के कामकाज के कल्चर में एक नोटिंग्स का, रिपोर्ट्स का और मेमोज का रोल प्ले किया। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. ब्रिटिशर्स का ये भी मानना था कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, उन सभी को बड़े ध्यान से प्रिजर्व किया जाए, उन्हें संभाल कर रखा जाए। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। तो इसीलिए उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स बनाए हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के पास। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन सरकारी कामकाज से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस होती है, संस्थाएं होती हैं, उनके पास उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स बनाए जिसमें हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता था। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, जैसे कि गांव के तहसीलदार ऑफिस, कलेक्ट्रेट ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट यानी स्टेट का जो सेक्रेटरीट ऑफिस होता है, लॉ कोर्ट यानी कोर्ट जनरली, ऑल हैड दियर रिकॉर्ड रूम्स। इन सब के पास अपना रिकॉर्ड रूम्स होता था जिसमें वो अपना सरकारी कामकाज का लेखा जोखा रखते थे। Special institutions like archives and museums were also established to preserve important records. इसके अलावा कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशन, कुछ स्पेशल संस्थाएं बनाई गई थी, जैसे आर्कीव्स जिसमें पुरानी चीज़ों को सहेज कर रखा जाता है, म्यूज़ियम भी कुछ इसी तरीके का होता है। इन सब को इस्टेब्लिश किया गया यानी बनाया गया ताकि जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रिजर्व करके संभाल कर रखा जा सके। Letters and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of 19th century can still be read in the archives. वो लेटर्स जो 19th सेंचुरी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच से दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच को भेजा गया, यानी एक सरकारी ऑफिस से दूसरी सरकारी ऑफिस में जो दस्तावेज, जो लेटर और कुछ मेमोज, रिकॉर्ड भेजे गए, वो आज भी देखे जा सकते हैं आर्कीव्स में। आर्कीव्स जहाँ पुरानी चीज़ें, हिस्ट्री से रिलेटेड रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। You can also study the notes and reports that district officials prepared or the instructions and directives that were sent by officials at the top to provincial administrators.
जो नोट्स और रिपोर्ट्स हैं उस टाइम के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने बनाए थे, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स ने जो रिपोर्ट और जो नोट्स बनाए थे, और वो इंस्ट्रक्शंस और वो डायरेक्टिव्स, वो मतलब डायरेक्शंस जो ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा अपने टॉप एडमिनिस्ट्रेटर, अपने से ऊंचे ओहदे के एडमिनिस्ट्रेटर को भेजा गया, वो रिकॉर्ड्स और वो नोट्स भी हम देख सकते हैं। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट। 19th सेंचुरी के शुरुआत में इन सारे डॉक्यूमेंट को बहुत ही ध्यान से कॉपी किया गया, दूसरी कॉपी बनाई गई, एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट, और उसे बहुत ही सुंदरता के साथ कैलीग्राफर ने लिखा। कैलीग्राफर वो होते हैं जिनके पास बहुत ही सुंदर तरीके से लिखने की कला होती है। दैट इज़ बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। देखो यहाँ पे बता दिया गया है, कैलीग्राफिस्ट वो होते हैं जिनको स्पेशल राइटिंग का आर्ट होता है। By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. 19th सेंचुरी के मिडल में जब प्रिंटिंग प्रेस की मतलब शुरुआत तो पहले ही हुई थी, लेकिन अच्छे से फैल गया था प्रिंटिंग प्रेस, तो प्रिंटिंग प्रेस का अच्छे से विस्तार होने के बाद इन सभी रिकॉर्ड की मल्टीपल कॉपीज़ बनाई गई, यानी बहुत सारी कॉपीज़ बनाई गई ताकि उसे प्रिजर्व रखा जा सके। द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920s। जो इंडिया का नेशनल आर्काइव है वो 1920 में फर्स्ट टाइम बना। When New Delhi was built, the National Museum and the National Archives were both located close to the Viceregal Palace. जब न्यू दिल्ली बिल्ट हुई, बनी, यानी दिल्ली तो काफ़ी पहले से थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के फुल कंट्रोल से पहले वाली दिल्ली को ब्रिटिशर्स ओल्ड दिल्ली मानते हैं। जो दिल्ली का कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया 1931 में, फरवरी 1931 में, उसे वो न्यू दिल्ली, मॉडर्न दिल्ली मानते हैं, जिसमें अभी का कनॉट प्लेस का कंस्ट्रक्शन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, ये सब आता है, तो उन्होंने उसे न्यू दिल्ली माना। When New Delhi was built, the National Museum, तो उन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन भी किए, साथ में अलग अलग म्यूजियम्स बनाए, तो उसी में जो उन्होंने नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्काइव बनाए, दोनों वाइसरायल पैलेस, जो वाइसराय का पैलेस यानी महल था, उसके पास ही बनाया। वाइसराय जस्ट लाइक अभी प्राइम मिनिस्टर जैसे हेड ऑफ द स्टेट है, उस टाइम वाइसराय वाली पोस्ट होती थी। दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन हैड इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। ये जो लोकेशन है नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्काइव की वाइसरायल पैलेस के पास, ये दर्शाती है कि ब्रिटिशर्स के माइंड में ऐसे इंस्टीट्यूशंस का, यानी जहाँ रिकॉर्ड्स को रखा जाए, कितना इम्पोर्टेंस था कि उन्होंने अपने सरकारी आवास के पास में ही इस इंस्टीट्यूशन को बनाया। सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सर्वे का इम्पोर्टेंस बढ़ा। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो सर्वे की प्रैक्टिस है वो भी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ही इम्पोर्टेंट हुई। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी औपनिवेशिक शासन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब शासन होता है, कॉलोनियल का मतलब औपनिवेशिक। औपनिवेशिक मीन्स गुलामी का दौर। The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. ब्रिटिशर्स का मानना था, अंग्रेज़ों का ये मानना था कि किसी भी कंट्री पे प्रॉपर तरीके से राज करने के लिए उसको जानना इफ़ेक्टिव तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़रूरी है। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. 19th सेंचुरी के शुरुआत में बहुत ही डिटेल्ड सर्वे किए गए, कई सारे सर्वे किए गए, जिसमें पूरी कंट्री को, एंटायर कंट्री को मैप आउट किया गया, यानी एक फिगर आउट किया गया, पूरी कंट्री की स्पेशलिटी को, उसके फीचर को जाना गया, जिससे वो अच्छी तरीके से राज कर सके। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्विसेज वर कंडक्टेड। गाँव में रेवेन्यू सर्विसेज किए गए। रेवेन्यू सर्विसेज मीन्स टैक्स से रिलेटेड सर्वे होते हैं। The effort was to know the topography, the soil quality, the flora, the fauna, the local histories and the cropping pattern. जो ये सर्वे थे, इनमें उन्होंने जानने की कोशिश की कंट्री की टोपोग्राफी को। टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति, किस तरीके का ज़मीनी फीचर है कंट्री का, कहाँ पे पेड़ है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पठार, किस तरीके की नदियाँ हैं। द सॉइल क्वालिटी, वो सॉइल क्वालिटी जानना चाहते थे, क्योंकि इंडिया में बहुत ही वैरायटी की सॉइल क्वालिटीज़ हैं, उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें उगाई जाती है, तो वो जानना चाहते थे कि किस किस तरीके की कहाँ कहाँ सॉइल क्वालिटी है, तो वो अपनी बेनिफिशियल क्रॉप्स, जो उनके बिजनेस को फ़ायदा देती, उन क्रॉप्स को उगाते। द फ्लोरा, द फना,
यानी किस तरीके का फूलों का डाइवर्सिटी है, किस तरीके का एनिमल डाइवर्सिटी है, क्या यहाँ की लोकल हिस्ट्रीज़ है, लोगों का क्या लोकल इतिहास है, कैसा क्रॉपिंग पैटर्न है, किस तरीके से यहाँ के लोग फसलें उगाते हैं। ऑल द फैक्ट सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्टर द रीजन। ये जितने भी फैक्ट्स हैं इन सबको उनके लिए जानना ज़रूरी था इस जगह पर शासन करने के लिए, राज करने के लिए। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स। 19th सेंचुरी के एंड में सेंसस कंडक्ट कराया जाने लगा हर 10 सालों पर। सेंसस जनगणना को कहते हैं, जो आज भी 10 सालों पर होता है। हमारा पहला जनगणना 1881 में हुआ था। These prepare detailed records of the number of people in all the provinces of India। जो ये जनगणना की डिटेल रिकॉर्ड थी उसमें ये रिकॉर्ड था कि कितने नंबर ऑफ पीपल हैं पर्टिकुलर प्रोविंस में। इंडिया के प्रोविंस यानी स्टेट होते थे, जो ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर जो स्टेट होते थे उन्हें प्रोविंसेस कहा जाता था। वो आबादी जानना चाहते थे। नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। वो कास्ट से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड और ऑक्यूपेशन यानी काम धंधे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते थे। ये जानना चाहते थे कि किस कास्ट के लोग कितने हैं पॉपुलेशन में, किस रिलीजन के लोग कितने हैं, किस धंधे, किस पेशे को करने वाले लोग कितने हैं। देयर वर मैनी अदर सर्वेज। इसके अलावा और भी अलग तरीके के सर्वेज होते हैं, जैसे बोटैनिकल सर्वे जिसमें पौधों से रिलेटेड सर्वे किया जाता है, जूलॉजिकल सर्वे एनिमल्स की स्पीसीज से रिलेटेड सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जिसमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को और सबूतों को लेकर सर्वे किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज यानी मानव विज्ञान से रिलेटेड सर्वे यानी कि किस ट्राइब्स के लोग की क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, किस कम्युनिटी के लोग किस तरीके से हैं, कैसा उनका माइंडसेट है। फॉरेस्ट सर्वे यानी फॉरेस्ट में सर्वे यानी कि कहाँ के फॉरेस्ट में किस स्पीशी के ट्रीज़ ज़्यादा हैं, किस स्पीशीज़ के एनिमल्स हैं, इससे रिलेटेड। फिगर 5, ए कस्टर्ड एप्पल प्लांट 1770। कस्टर्ड एप्पल शरीफा को कहते हैं। 1770 का ये पिक्चर है। बोटैनिकल गार्डन्स एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर यूजेस। जो बोटैनिकल गार्डन्स थे और नेचुरल हिस्ट्री के म्यूजियम्स थे उस सब को ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया था, जिसमें कि वो प्लांट के स्पेसिमेंट्स यानी सैंपल्स को इकट्ठा कर सके और उस प्लांट पर रिसर्च कर सके, उसके बारे में जान सके और उसके यूजेस के बारे में जान सके, उसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में जान सके। लोकल आर्टिस्ट वर आस्क्ड टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ दीज स्पेसिमेन। जो लोकल आर्टिस्ट हुआ करते थे उनसे इन पिक्चर्स के इन स्पेसिमेंट्स के पिक्चर्स ड्रॉ करने को कहा जाता था। स्पेसिमेंट्स मतलब सैंपल्स। Historians are now looking at the way such information was gathered and what this information reveals about the nature of colonialism। आज के टाइम में हिस्टोरियंस ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया गया और ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या नेचर था कॉलोनियलिज्म का, यानी उपनिवेशवाद गुलामी के दौर में वहाँ उस सरकार का किस तरीके का नेचर था। What official records do not tell। अब उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं कहते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड तो वही कहते हैं जो ऑफिसर्स चाहते हैं कि आने वाली नस्लें जिन चीज़ों को जाने उन्हीं चीज़ों को वो लिखते हैं। जिस चीज़ को वो चाहते हैं कि हम आने वाली नस्लों को नहीं जानने दें उसको वो दबा देते हैं। तो वो भी रिकॉर्ड सामने आते हैं, तो उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, वो कैसे सामने आते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट। ये जो वास्ट कॉर्पस है, ये जो इतना बड़ा रिकॉर्ड्स का इकट्ठा हुआ एक सबूत है, उससे हम बहुत कुछ जान पाते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। लेकिन हमें साथ में ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये सारे केवल ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं, यानी ऑफिस के ही कागजात हैं। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट। ये उन्हीं चीज़ों के बारे में बताएंगे जो ऑफिशियल सोचा करते थे, जो ऑफिशियल चाहते थे कि लिखा जाए। व्हाट दे इंटरेस्टेड इन, और जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट होता था वो उन्हीं चीज़ों को लिखने की इजाज़त देते थे। एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर प्रोस्पेरिटी, और वो किन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना चाहते थे, किन रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखना चाहते थे अपनी समृद्धि को दिखाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी को दिखाने के लिए।
These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. ये रिकॉर्ड्स हमें हमारे देश के उन लोगों के बारे में नहीं बताते जो पिछड़े हैं, जो दबे हैं, जो छोड़ दिए गए हैं पीछे. For that we need to look elsewhere. इसके लिए हमें दूसरे सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है. When we begin to search for these other sources, we find them in plenty. जब हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अलावा दूसरे सोर्सेज को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सारे रिसोर्स plenty यानी भरपूर मात्रा में मिलने लगते हैं. Though they are more difficult to get than official records, जबकि इन रिकॉर्ड्स को ढूंढना ऑफिशियल रिकॉर्ड को ढूंढने से ज़्यादा ही मुश्किल है. वी हैव डायरीज और पीपल. अब हम जानते हैं कि ये रिकॉर्ड हमें कहाँ से मिलते हैं जो ऑफिस में नहीं रिकॉर्ड होते हैं. लोगों की डायरीज़ लिखना काफ़ी पुराने टाइम से एक कॉमन प्रैक्टिस रही है. तो डायरीज़ में लोग अपने साथ घटने वाली घटनाओं को लिखते हैं, लेकिन जब वो समय बीत जाता है तो वो एक हिस्ट्री के सोर्स की तरह बन जाती है. अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स मतलब धार्मिक यात्रा पर आए लोग जो अकाउंट लिखते हैं, यानी जिस तरीके से वो आए उसका लेखा जोखा रखते हैं. उस समय के लिए तो वो उनकी एक यादगार होती है, लेकिन बाद में वो भी एक हिस्ट्री का सोर्स बन जाता है. ट्रैवलर्स जैसे विदेशी जो यात्रा पर आते हैं, वो भी जिस देश में आते हैं उस देश से कुछ लिख कर जाते हैं, वो भी एक हिस्ट्री का सोर्स बन जाता है. ऑटोबायोग्राफीज़ जो जीवनी यानी अपने जीवन के बारे में लिखना. ऑटो खुद से जो अपनी बायोग्राफी, जो लोग बड़े प्रोमिनेंट लोग, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ यानी बड़े बड़े जो लोग ऑटोबायोग्राफीज़ लिखा करते थे, उसमें भी हिस्ट्री का पुट शामिल होता है. एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाज़ार. और जो उस समय में कुछ फेमस किताबें होती थी जो लोकल बाज़ार्स में बेची जाती थी, वो भी हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट सोर्स बन जाती है हिस्ट्री के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अलावा. एज प्रिंटिंग स्प्रेड, न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज़ वर डिबेटेड इन द पब्लिक. जैसे जैसे प्रिंटिंग का फैलाव हुआ, छपाई की टेक्नोलॉजी का फैलाव हुआ, तो न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगे और जो मुद्दे थे, समाज के मुद्दे थे, वो पब्लिक में आए, जन सामान्य में, और वो डिबेट होने लगे उन पर. Leaders and reformers wrote to spread their ideas, poets and novelists wrote to express their feelings. लीडर्स और रिफॉर्मर्स जो थे समाज में, वो अपने आइडियाज़ को फैलाने के लिए, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए लिखने लगे. जो पोएट थे और नॉवेलिस्ट थे, वो भी अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए अखबारों में लिखने लगे. अब हम यहाँ पर एक पिक्चर देखेंगे. फिगर 6, मैपिंग एंड सर्वेज ऑपरेशंस इन प्रोग्रेस इन बंगाल, ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंसेप 1832. इस पिक्चर में दिखाया गया है, मैपिंग किया गया है कि सर्वे ऑपरेशन हो रहा है बंगाल में, यानी सर्वे कंडक्ट कराया जा रहा है बंगाल में. इसको जेम्स प्रिंसेप ने बनाया है 1832 में. Note that how all instruments that were used in the surveys are placed in the foreground to emphasize the scientific nature of project. यानी जो ब्रिटिशर्स है अपना साइंटिफिक नेचर दिखाना चाह रही है, दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग कितनी टेक्नोलॉजी में आगे हैं और कितना हमारा साइंस डेवलप है. इसमें भी वो अपनी टेक्नोलॉजी को शो करना चाह रहे हैं, यानी अपनी ही बड़ाई दिखा रहे हैं. नेक्स्ट फिगर है फिगर 7, द रिबेल्स ऑफ 1857. 1857 की लड़ाई. ये हमारी आज़ादी की पहली लड़ाई थी. हम इसमें जीत तो नहीं पाए थे. 1947 में हमें विजय प्राप्त हुई, लेकिन 1857 हमारी पहली कोशिश थी जिसमें कुछ कमियों की वजह से हम हार गए. हम उसको आगे पढ़ेंगे. Images needs to be carefully studied for they project the viewpoint of those who create them. जो images होती हैं, हिस्टोरिकल images होती हैं, उसे ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ये दिखाती हैं कि उस टाइम में जो इमेज बनाई गई वो किस नज़रिए से, किस व्यू पॉइंट से बनाई गई, क्या सोच कर बनाई गई. This image can be found in several illustrated books produced by Britishers after 1857 rebellion. जो ये वाली पिक्चर है, ये काफ़ी ब्रिटिशर्स की किताब में लिखी गई 1857 की क्रांति के बाद. उन्होंने इस पिक्चर को पब्लिक किया. The caption at the bottom says, और इस पिक्चर के बॉटम में नीचे जो उन्होंने कैप्शन डाला, जो नोट डाला, वो ये डाला कि म्यूटिनियस सिपाहीज शेयर द लूट. जो म्यूटिनियस सिपाही हैं, विद्रोही सिपाही हैं, वो लूट को शेयर कर रहे हैं, यानी लूटा हुआ माल को आपस में बांट रहे हैं. इन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन द रिबल्स अपीयर एज ग्रीडी, विशियस एंड ब्रूटल.
ब्रिटिश का ऐसा रिप्रेजेंट करना, ऐसा उन्होंने लिखा है कि जो सिपाही है वो लूट को शेयर करे, यानी लूटे हुए माल को शेयर करे। उसमें ये दर्शाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि जो लोग हैं, जो सिपाही हैं, वो ग्रीडी है, बहुत ही लालची हैं, बहुत ही निर्दयी हैं और बहुत ही ब्रूटल है, क्रूर हैं। यू विल रीड अबाउट द रिबेलियन इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में तुम इस रिबेलियन के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। जितने भी सोर्सेज हैं जो भी हमने पढ़े हैं, डायरीज, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम, ट्रेवलर्स और ऑटोबायोग्राफीज, पॉपुलर बुकलेट, ये सब उनके द्वारा लिखी गई जो लिटरेट थे, यानी पढ़े लिखे थे। From these we will not able to understand how history was experienced and lived by the tribals and peasants। लेकिन इससे हम उन लोगों की हिस्ट्री नहीं जान सकते जो अनपढ़ हैं, जो गरीब हैं, जो ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, जो किसान हैं, जो माइंस में काम करते हैं, खानों में काम करते हैं, कोयले की खान, इन सब में काम करते हैं, या फिर जो गरीब हैं, उनके बारे में कौन इतिहास लिखने वाला था, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे थे नहीं। गेटिंग टू नो देयर लाइफ्स इज़ अ मोर डिफ़िकल्ट टास्क। उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना एक और बड़ा मुश्किल काम है। येट दिस कैन बी डन, लेकिन फिर भी ये भी किया जा सकता है। इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, अगर हम अपनी कोशिश को थोड़ा और बढ़ाएं तो। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। जब तुम इस किताब को पढ़ोगे तो तुम ये भी जान लोगे कि मतलब इन लोगों की हिस्ट्री को जानने के लिए कैसे एफर्ट किया गया और किस तरीके से जान पाए।